यस डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर लेट। बहुत देर बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। पहले 9th के लिए बनाए, 10th के लिए बनाए और अब जाकर मैं आपके लिए बना रहा हूँ। आज 12th 11th क्लास के लिए भी एक वीडियो अपलोड हो गया है, बट आपके लिए नहीं हो पाया था अभी तक। तो आज कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए मैक्सिमम कवर कर पाऊँ। साधनों की कमी है, मोबाइल पर रिकॉर्डिंग हो रही है, साउंड सिस्टम भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है आप लोगों को, बट जितना मुझसे बेस्ट हो सकता था मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी पहली यूनिट से स्टार्टिंग लेते हैं हम लोग, और जो पहली यूनिट है वो है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मेरे ख्याल से कईयों ने यूट्यूब की मदद से, डिफरेंट जगह से, बुक से पढ़ने की कोशिश की होगी और पहली यूनिट को बहुत हद तक पढ़ भी लिया होगा। अब मैं यहाँ पर जो पहली यूनिट पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरी बॉटम से स्टार्ट करूंगा और आखिरी तक जाऊंगा। हाँ, ये चीज क्लियर कर दूं, इन वीडियो लेक्चर्स में मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करवा पाऊंगा ज्यादा। मेरा पहला फोकस है कि छुट्टियों में आप, ये लॉकडाउन पीरियड में आप 2-3 यूनिट 4 यूनिटों को घर पर थ्योरेटिकली डेवलप कर लें। उसके बाद जब क्लासेस स्टार्ट होगी, हम आपको न्यूमेरिकल्स भी करवा देंगे। और जिन बच्चों का रह गया, और ये चीज क्लियर कर दूं कि लॉकडाउन अगर जुलाई में भी खुला, क्लासेस जुलाई में भी स्टार्ट हुई, तो बीकेजी में हमारी टीम, सचिन सर, अंकित गावसिंदे सर, आनंद सर, मैं, हम लोग इतने कैपेबल हैं कि आपको एक नहीं, दो दो बार एक एक यूनिट को पढ़ाने की क्षमता रखते हैं और अच्छे से क्लियर करवा देंगे। आप टेंशन ना लें। हाँ, पर छुट्टियों को वेस्ट ना जाने दें। जितनी देर आप वीडियो लेक्चर जहां से भी स्टडी कर सकते हैं, अगर आप मेरे सुन रहे हैं तो आपको फायदा होगा, क्योंकि यही टोन में, इसी टोन में, इसी अंदाज में आपको मैं यहाँ पे भी डेफिनेशन याद करवाऊंगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, डेफिनेशन इजीली याद हो जाती है। 3-4-5 व्यक्तियों के वीडियो लेक्चर देखने से प्रॉब्लम क्या होती है कि डेफिनेशंस याद अच्छे से नहीं होती और एग्जाम्स में लिखने में हमको प्रॉब्लम भी होती है। ओके, सो नाउ पहला चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, पहले उसके बारे में हम बात कर लें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? It is the branch of physics in which we study about the charge when the charge is in rest and effect of the charge in rest conditions. फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें चार्ज रेस्ट में होता है और रेस्ट में होने पर उसके जो प्रभाव होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ मैं ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है इतना ही आप याद रखें। नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। तो हमारा चार्ज अभी रेस्ट में है और उससे होने वाले फिनोमिना। जैसे ही वर्ड आपके दिमाग में पहला क्लियर होता है चार्ज, क्या आता है आपके लिए? चार्ज। चार्ज होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछे चार्ज क्या है, चार्ज is the fundamental property of elementary particle. फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। अब आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन खड़ा होगा, एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इन पार्टिकलों को एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं और इनमें जो इनबिल्ड प्रॉपर्टीज होती है उनको फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कहते हैं। इज इट क्लियर? सो नाउ इलेक्ट्रॉन की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, प्रोटॉन की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, उसको हमने चार्ज कहा। दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे के अपोजिट है, तो किसी एक को पॉजिटिव कहना था, किसी एक को नेगेटिव कहना था। तो जो हजार मतलब कह सकते हैं कि कई सालों से चला आ रहा, सदियों से चला आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव कहा गया है और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज प्रॉपर्टी दी गई है। तो हम देख लें कि हमारे पास चार्ज क्या है। चार्ज Q से डिनोट किया जाता है। चार्ज बेसिकली दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे डेवलप होता, क्या होता है, कहां से आता है, ये सब अभी हम सीखेंगे। पहले तो आप सिंपल सी भाषा सीख जाएं कि चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। कैपिटल क्यू से भी किया जा सकता है, स्मॉल क्यू जरूरी नहीं है, स्मॉल क्यू से भी करते हैं, कैपिटल क्यू से भी करते हैं। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कोई आपसे पूछता है चार्ज क्या होता है, व्हाट इज डिफाइन, डिफाइन द चार्ज, तो आप क्या कहोगे? चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, आप आपको यह बताना है कि चार्ज को डेवलप कैसे करेंगे।
तो हम सबसे पहले एक नॉर्मल वे में डेवलप करना सीखेंगे, जो हमने बचपने में सीखा है। चार्ज को डेवलप करने के 2-3 तरीके आपके उसमें दिए हुए हैं, और मैं दोनों तीनों तरीकों को सीखूंगा। सबसे पहला जो आप बचपने से देखते आ रहे हैं वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जब आप कंगी को बालों में रगड़ते हैं और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं, तो आप क्या पाते हैं कि वो कंगी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करती है, अट्रैक्ट करना चालू कर देती है। क्यों अट्रैक्ट करना चालू कर दिया? क्योंकि उसमें चार्ज आ गया। अब आपको एक और चीज समझ पड़ी होगी कि जब किसी वस्तु में चार्ज आ जाता है तो उसमें एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे कि किसी वस्तु को गर्म कर दे तो अपने को टच करने पे पता चल रहा है कि यार नहीं, यार गर्म हो चुकी है, इसमें टेम्परेचर बढ़ चुका है। इसी प्रकार जब किसी वस्तु में चार्ज आ जाता है तो उसके पास हल्की वस्तुओं को ले जाया जाए तो वो खींचती है। आपने ये भी सुना होगा कि ये जो मेन इलेक्ट्रिसिटी के वायर जाते हैं, करंट फ्लो होता है, तो अपने एरिया में, अपने निमाण में कहते हैं कि यार करंट से चिपक गया, करंट ने चिपक गया या खींच लिया करंट के वायर ने। मतलब क्या है, एक्चुअली करंट भी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। आप 10th में पढ़ चुके हो। तो वायर में चार्ज जा रहा है, जैसे ही हमारा संपर्क उस वायर से होता है तो वो खींच लेता है। तो ध्यान से समझें कि चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि वो लाइटर पार्टिकल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को डेप्थ में समझेंगे कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है। देखिए, व्हेन वी रब टू थिंग्स, स्पेशली मैं एग्जांपल भी आपको ले लूं, ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, सिल्क का कपड़ा और ग्लास रॉड, दो मेरे पास मटेरियल है। जब मैं ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ता हूं, सो क्या होता है, प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क के कपड़े पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये हुआ क्या ऐसा, रगड़ने से क्या हुआ? व्हेन वी आर रबिंग टू थिंग्स, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स ऑफ वन मटेरियल, और सभी भी नहीं, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स ऑफ वन मटेरियल मूव टू द अदर मटेरियल। रगड़ने से क्या होता है, ग्लास रॉड के कुछ एक एटम्स के कुछ एक इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंसी सेल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, वैलेंसी सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो फ्री थे या वीकली बाउंडेड थे, हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियस से, रगड़ने से वो किस पर चले गए, सिल्क के कपड़े पर, जिससे कि सिल्क के कपड़े पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई आफ्टर फ्रिक्शन, और इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ग्लास रॉड पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई। कम कम होना मतलब क्या हो गया, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर रहते हैं। अगर मान लीजिए कि इसमें अपन मान के चले कि किसी मटेरियल के अंदर 10⁻⁷ प्रोटॉन है, 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन भी है, इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए तो क्या होगा, यहां अपने आप प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और प्रोटॉन बढ़ जाना इट मींस क्या हो गया, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल था पहले, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, परंतु रगड़ने से, फ्रिक्शन से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पर चले गए हैं, सिल्क के कपड़े पर, जिसके कारण सिल्क के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, किसके कंपेयर में, प्रोटॉनों के कंपेयर में। और ग्लास रॉड में क्या हुआ, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गई और सिल्क का कपड़ा क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है सिंपल सी भाषा में व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज, आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, एक सिंपल सी डेफिनेशंस लिखी मिल जाएगी आपको कई बुकों में। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, व्हेन वी आर रबिंग टू थिंग्स, इलेक्ट्रॉन्स moves from one material to other, the material which loses the electrons becomes positively charged, and the material which gain the excess electron that becomes negatively charged। और अगर और हम कहना चाहे कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो आप क्या कह सकते हो सिंपल सी भाषा में, when we rub glass rod with silk cloth, the charge developed on the glass rod is positive charge and the charge developed on the silk cloth is negative charge। चलिए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के ऊपर हुआ। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा यहीं से आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए रबिंग के कारण इधर 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, किस पर आए, सिल्क के कपड़े पर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो सिल्क के कपड़े पे चार्ज कितना हो जाएगा, सिल्क के कपड़े पे चार्ज होगा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं, -n
ई कितना लिखोगे, एन ई, और एन कितना है यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। फिर से एक बार देखें कितना चार्ज आ जाएगा, -10 ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर -10 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो भी नेगेटिव इसलिए हमने माइनस यूज कर लिया। अब इसी प्रकार अगर हम इस वक्त ग्लास रॉड पर चेक करें तो इस पे चार्ज कितना होगा, प्लस का, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो कंपैरेटिवली प्रोटॉन बढ़ गए हैं, तो इस पे कितना हो जाएगा, 10 प्रोटॉन के बराबर चार्ज। अब प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसको भी ई ही लिखा जाता है, क्योंकि आप लोगों को 10th और 9th में पढ़ाया गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होते हैं, बराबर। हाँ, बस उनका बिहेवियर, उनका नेचर अलग होता है, अपोजिट होता है। तो +10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। दिख रहा है आप लोगों को, दिख ही रहा होगा। सो नाउ हमने ये देखा कि जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो रहा है, जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो गया है, जिसने दिए हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। और मान लिया जाए, ये तो अभी मैंने 10 का एग्जांपल लिया, मैं बहुत सिंपल तरीके से बात करूं कि अगर आफ्टर फ्रिक्शन एन इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकलकर सिल्क पे चले गए हैं तो सिल्क पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू -NE। E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किसको कहते हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या कह दो चार्ज ऑन प्रोटॉन, दोनों इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहलाते हैं। अगर अपन किस पे बात करें, ग्लास रॉड पे, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, +NE। मतलब मेरे इन दोनों फॉर्मूलों को अगर ध्यान से देखूं तो मैंने क्या हासिल कर लिया कि जो चार्ज Q होता है या तो प्लस का होता है या माइनस का होता है, और वो कितना होता है, N इंटू ई, जहां पर E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये जो वैल्यू है ये फिक्स है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन हासिल होंगे तो माइनस का साइन यूज करना है, अगर किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकले हैं पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस का यूज करना है। ठीक है, चार्ज एक ऐसा यूनिट क्या है, कूलम। ठीक है, आपको दूसरी यूनिट्स भी चेक करनी है, एक होगी स्टेट कूलम, एक होगी एब कूलम। तो व्हाट इज स्टेट कूलम, आज आप नेट पे सर्च करें, व्हाट इज एब कूलम, वन स्टेट कूलम इक्वल टू हाउ मेनी कूलम्स, वन एब कूलम इक्वल टू हाउ मेनी कूलम्स। दिस इज योर होमवर्क, साथ में आपको मैं होमवर्क भी देते जाऊंगा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहां पर भी, ये जो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई आया है, Q इक्वल टू जो प्लस माइनस एन ई आया है, इसको कहा जाता है, इससे कहा जाता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्वांटाइज्ड होने का मतलब है कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई का इंटीजर मल्टीपल होगा। चार्ज हमेशा क्या होता है, चार्ज इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। क्या है, एन यहाँ पे क्या है, कोई नंबर है, कोई इंटीजर है, 1 2 3 4 5। ओके, कभी भी कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता है। ऐसा पॉसिबल है कि हम इसको रब करेंगे तो आधा इलेक्ट्रॉन इधर आधा इलेक्ट्रॉन इधर, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो इस आधार पर यह कहा गया है कि ये एन क्या होता है, कोई फिक्स इंटीजर है। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन का नियम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, टू काइंड्स ऑफ चार्जेस आपको समझ पड़ गए। मैं इसमें एक और चीज बता दूं, केवल हमेशा ग्लास रॉड और सिल्क का अपने को एग्जांपल नहीं देना है। ठीक है ना, आपके पास एक काम कर ले, वुलन क्लॉथ होगा, वुलन क्लॉथ को आप रबड़ शू से रगड़े, वुलन को रबड़ से रगड़ोगे तो वुल के ऊपर आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और रबड़ के ऊपर क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज। अरे ऊनी कपड़ा और प्लास्टिक की रॉड ले लें, ऊनी कपड़ा और प्लास्टिक की रॉड, तो आप रगड़ोगे तो ऊन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो सिल्क आपका प्लास्टिक की रॉड है उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चलिए, तो आपको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन समझ में आ गया। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्यों होता है, जब दो वस्तु को रगड़ते तो चार्ज क्यों आता है, देयर इज अ फिनोमिना ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है।
और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसके बाद एक फिनोमिना होता है, किस, एक तो पहला मैंने तरीका सिखाया चार्जिंग कैसे होती है, दूसरा तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में आप क्या करें, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपके पास एक रॉड है, आप रॉड ले लो या मेटेलिक बॉब ले लो, ये कोई मेटेलिक बॉब है, ये इंसुलेटेड स्टैंड है, इस स्टैंड के ऊपर आपने इसको रखा है, इस पे कोई अभी चार्ज नहीं है, इसका मतलब कि इसमें चार्ज नहीं है, नहीं है। फिर क्लियर करो, इस पे कोई चार्ज, नेट चार्ज नहीं है, इस पर कोई नेट चार्ज नहीं है, पर इसमें चार्ज है। दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। क्यों? किसी वस्तु में जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर होते हैं वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं दिखाई देता, क्योंकि दोनों बराबर क्वांटिटी में एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसमें चार्ज पार्टिकल्स तो है बट दे आर इन इक्वल अमाउंट, तो वो क्या हो रहा है, नेट चार्ज इस पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। अब क्या हुआ, आप एक इसके पास पॉजिटिव रॉड लाए, क्या लाए, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड लाए, क्या लाए, पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाए। अब पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाने से क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास लाने से क्या हुआ कि इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज था वो इधर इस पॉजिटिव के फोर्स में इस तरफ शिफ्ट हो गया। ओके, इधर शिफ्ट हो गया, जिस तरफ रॉड है उस तरफ क्या शिफ्ट हो गया, आपका नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया। और इसी में जो पॉजिटिव था, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है, तो पॉजिटिव चार्ज उससे क्या हो गया, दूर हट गया, मतलब दूसरे कोने पे चले गया, दूसरे फेस पे चले गया। रॉड स्फेयर है, तो स्फेयर है तो वो दूसरे फेस पे चले गया है। अब आपको क्या करना, इसके दूसरे फेस को आपको अर्थिंग करनी है। क्या करना है, दूसरे फेस को आप क्या कर देंगे, अगली स्टेप में अर्थिंग कर देंगे। अब दूसरे फेस में जब अर्थिंग करते हैं, जैसे आप अर्थिंग करते हैं तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाता है, अर्थ को। ये पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले गया, अर्थ को चले गया। अब पॉजिटिव चार्ज जैसे ही अर्थ को गया, आप बोलोगे नेगेटिव चार्ज नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज ने अट्रैक्ट करके रखा है। चिपकाना नहीं है आपको, है ना, थोड़ा पास में रखना ही केवल। तो इस नेगेटिव चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज ने खींच के रखा है, अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज नहीं जाएगा, केवल कौन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव तो भगना ही है। तो अर्थिंग के कुछ समय बाद क्या होगा कि इस पे केवल क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज। अब आप क्या करें, ये जो आपकी रॉड थी पॉजिटिव रॉड वाली, इसको भी दूर हटा दें, तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज था अब उसकी क्वांटिटी बढ़ गई। इस गोले में अब पॉजिटिव चार्ज कम है और इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब ये पूरा स्फीयर अब क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसको क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन मैं नॉर्मल वे में पढ़ा रहा हूं, जिस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ जाए वो कोशिश की जा रही है। मैं प्रोफेशनल वीडियोस नहीं बना रहा हूं, मेरी कोशिश है कि आपको समझ में आ जाए। तो देयर आर मेनी वेज फॉर द चार्जिंग। तो आपकी एनसीईआरटी में जो दो मेन वेज दिखाए थे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, मैंने दोनों तरीके आप लोगों को सिखा दिए हैं। अब मैं आऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, किस पर जाऊंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को। थोड़ा सा बुक से भी पढ़ें आप लोग, बुक को देखें। अभी आपके पास जो भी बुक हो आ गई हो, कुछ बच्चों के पास तो बुक भी नहीं आ पाई, ये भी एक प्रॉब्लम रही है। वो मोबाइल से कब तक पीडीएफ से पढ़ना, मुझे प्रॉब्लम पता है, परंतु अब जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा, हम लोग भी वही कर रहे हैं। चार्ज की प्रॉपर्टीज, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी नहीं है ना, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो क्या क्या प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। अभी सिखाया था, मतलब मैंने कि चार्ज हमेशा क्या होता है, चार्ज क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। दूसरी प्रॉपर्टी होती है चार्ज में एडिटिव नेचर। क्या होता है चार्ज का, एडिटिव, एडिटिव नेचर होता है। एडिटिव नेचर मतलब क्या है, आप इसको भी समझें। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने पहले Q1 चार्ज दिया,
फिर आपने इसको Q2 चार्ज दिया, फिर आपने इसको Q3 चार्ज दिया, तो धीरे धीरे इस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इस प्रकार से सभी चार्जेस को हम जोड़ लें तो उस पे क्या निकल आएगा, नेट चार्ज। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इस बात का ध्यान रहे कि यदि आप प्लस का चार्ज दे रहे हैं तो वो ऐड होगा, और अगर उसमें माइनस का दिया है तो वो सब्ट्रैक्ट भी होगा, क्योंकि वो चार्ज का नेचर है। फॉर एग्जांपल आपने पहले 10 कूलम प्लस का दिया, 10 कूलम फिर प्लस का दिया और फिर माइनस 5 कूलम दिया, तो क्या हो जाएगा, 10 कूलम प्लस 10 कूलम, और अगले वाले को भी आप प्लस कर रहे हो परंतु उसका नेचर है माइनस का 5 कूलम, तो अल्टीमेटली उसके नेचर के कारण वो सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा 25 कूलम। तो हर जगह यहाँ क्या होते गया है, प्लस 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 हुआ है, परंतु उसके नेचर ने माइनस करा वो अलग मैटर है, परंतु नेट चार्ज क्या होता है, सम करके हासिल होता है। तो दिस इज नोन एज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व्ड होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको भी हम समझे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, टेल मी। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पर ना तो आप चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज जो होता है वो फिक्स होता है, और जितनी भी आप न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ते हो उसमें भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को आप क्लियर देखते हो। आपने 10th क्लास में यूरेनियम 235 के साथ न्यूट्रॉन की रिएक्शन करी थी, और एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 पे अटैक किया था, बेरिलियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। उसमें भी आप 10th क्लास में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को अच्छे से फॉलो करते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो आप चार्ज एक्सेस प्रोड्यूस कर सकते हो ना ही एक्सेस डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से अगर आपको समझाना चाहूँ कि एक वैक्यूम चेंबर है, एक कमरा है जिसमें आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, इवन उसमें एयर भी टच नहीं कर रही है, और एक बॉब के ऊपर, एक स्फीयर के ऊपर आपने 10 कूलम का चार्ज दे दिया, और उस चार्ज बॉब का किसी प्रकार से कोई कनेक्शन मेटेलिक स्फीयर से कहीं से नहीं है जिससे कि चार्ज जाए। आप 1 घंटे बाद आइए कि 10 दिन बाद आइए, उस पर जो चार्ज है वो चार्ज उतना ही रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज ना तो इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है। और आपको यूरेनियम 235 वाली रिएक्शन भी याद रखना चाहिए। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन भी क्या रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम में तो रहता ही रहता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन चार्ज क्या रहेगा आपका, कंजर्व। लेफ्ट हैंड साइड पे जो चार्जेस होते हैं उतने ही चार्ज पार्टिकल राइट हैंड साइड पे जाएंगे। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल चार्ज बराबर राइट हैंड साइड पे टोटल चार्ज, चार्ज पार्टिकल डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर जा रहे हैं जिस पर ये चैप्टर चलेगा, चैप्टर चलेगा ये, वो है टू टाइप के चार्जेस। हमेशा दो चार्जेस हमेशा आपस में एक दूसरे को क्या लगाते हैं, फोर्स। मान लीजिए दो पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज है तो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इट मींस अगर दो चार्ज हैं तो वो आपस में या तो अट्रैक्ट करेंगे या आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इज इट क्लियर? So there is always a force of attraction or repulsion. सेम टाइप के चार्जेस है तो रिपेल, सेम टाइप के चार्जेस है तो रिपेल, अपोजिट टाइप के चार्जेस है तो अट्रैक्शन होगा। सो डेफिनेटली अ फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस। अब वो फोर्स कितना होगा भाई, मान लिया कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, पर कितना अट्रैक्शन का फोर्स होगा, कितना रिपल्शन का फोर्स होगा, हाउ मच फोर्स विल बी एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इफ दे आर प्लेस्ड एट आर डिस्टेंस अवे। तो उसके लिए एक महान साइंटिस्ट कूलॉम, ही हैड गिवन अ लॉ, और उस लॉ का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से ये यूनिट की स्टार्टिंग हुई है वास्तव में, और ये पूरी यूनिट इस फॉर्मूले पे चलेगी। तो आपको समझना है कूलॉम्स लॉ। क्या समझना है, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है, कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, कूलॉम्स लॉ भी कहते हैं। तो व्हाट इज कूलॉम्स लॉ? कूलॉम्स लॉ gives a formula, mathematical formula to find out the force between two charges. Let there is two charges, first charge is q1, second charge is q2, and these two charges is placed r distance away. फिर से क्लियर करूं, एक चार्ज q1 है, एक चार्ज q2 है, एंड दे आर r distance away। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं तो आपको और अच्छा अपीयरेंस होगा बोर्ड पे।
तो I have two charges. The one is Q1, second one is Q2, and they are r distance away. So now अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल. अगर नेगेटिव हुए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्ट होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे तो रिपेल होंगे. So how much force will acting between these two charges? तो according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion, आप चाहो तो definitions को लिख भी सकते हो. According to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between the two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Inversely proportional to the square of distance between them. जब भी हम यहाँ से proportionality sign हटाएंगे, definitely we will use a constant, and here the constant is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. And this constant, ये जो constant use कर रहे हैं, this is for the vacuum or air. If there is a vacuum or air between two charges, in that condition we will use this constant. अगर कोई और मीडियम हुआ दोनों चार्जेस के बीच में तो ये कांस्टेंट बदल जाएगा. ये कब यूज कर रहे हैं, जब दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम है या एयर है. वैक्यूम है या एयर है. अगर दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम हो जाए तो वहां पे यूज करते 1/4 पाई एप्सिलॉन. यहां से नॉट हट जाता है, एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा होगा, व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज दिस एप्सिलॉन. डेफिनेटली. और इस पूरे की वैल्यू क्या होती होगी, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती होगी. एप्सिलॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एंड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. आप बोलोगे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है. एप्सिलॉन की वैल्यू फिक्स नहीं है, हर एक मीडियम के लिए अलग है. मैं किस मीडियम के लिए लिखूं, अगर दोनों चार्जेस के बीच में वाटर है तो अलग वैल्यू होगी, दोनों चार्जेस के बीच में माइका है तो अलग वैल्यू होगी. सो फॉर डिफरेंट मीडियम्स बिटवीन टू चार्जेस, डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है. इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम. एप्सिलॉन इज द electrical permittivity of the given medium. Is it clear? Now आपको मैं इसकी वैल्यू फिक्स है, इस आधार पर इस पूरे की वैल्यू भी क्या रहेगी आपकी, फिक्स रहेगी. किसकी वैल्यू फिक्स रहेगी आपकी, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, फिक्स. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹. कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹. और वैल्यू के आगे यूनिट क्या लिखाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर. यूनिट रट्टा ना लगाएं, यूनिटों को रटे नहीं, बस इसकी यूनिट निकालनी है अपने को, इस पूरे की यूनिट निकालनी है. यदि तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, न्यूटन लिखेंगे. ये आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होगा, और Q1 Q2 मतलब कूलॉम, ये कहाँ आ जाएगा आपको, कूलॉम स्क्वायर नीचे आ जाएगा. तो आपको क्या करना है यहाँ पर बस वैल्यूज रखना है. चार्ज की ऐसा यूनिट कूलॉम है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर है, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन है. उस आधार पर हम ये वैल्यू ले आते हैं. तो हमने अभी क्या पढ़ा, कूलॉम्स लॉ. कूलॉम्स लॉ का अभी केवल मैग्नीट्यूड निकालना सीखा है, डायरेक्शन निकालना नहीं सीखी है. ठीक है, डायरेक्शन निकालना सीखना पड़ेगी, क्योंकि कई न्यूमेरिकल्स में हमको डायरेक्शन के आधार पे, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ केवल हमको हमेशा दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने को नहीं कहा जाएगा. हमको फोर्स निकालने के लिए क्या होगा, दो चार्जेस की बजाय 3 चार्ज, 4 चार्ज, 5 चार्ज हो सकते हैं, 10 चार्ज हो सकते हैं. देयर विल बी मल्टीपल चार्जेस. तो हमको वहां पर नेट फोर्स निकालने के लिए कौन सा फंडा यूज करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन का. तो अल्टीमेटली अभी ये जो फॉर्मूला लिखा है, दिस इज द फॉर्मूला विच गिव्स ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
बिटवीन टू चार्जेस। तो अभी कूलम्ब्स लॉ अधूरा है, कूलम्ब्स लॉ अधूरा है, मतलब इसमें अभी हमने क्या नहीं ऐड करा है, डायरेक्शन वाला इंडिकेशंस नहीं दिया है। तो हम डायरेक्शन वाले पोर्शन को भी समझे कि हम डायरेक्शन को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए, तो अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में जाते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमको केवल डायरेक्शन पर जाना है, और डायरेक्शन के लिए हम एक बार चाहते हैं कि कैसे देखें। चलिए, दो चार्ज हैं फिर से, ये Q1 है और ये Q2 है। मान लीजिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसको प्लस का ले लिया, इसको माइनस का ले लिया। अब बोला यह जा रहा है कि हाउ मच फोर्स विल एक्ट ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। क्या निकालना है? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। सेकंड फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है? सेकंड लगा रहा है, फर्स्ट नहीं लगा रहा है। कौन लगा रहा है? सेकंड लगा रहा है। तो सेकंड लगा रहा है तो सेकंड उसको क्या करेगा? माइनस वाला चार्ज है, ये माइनस वाला है, तो वो फर्स्ट को इधर खींचेगा। किधर खींचेगा आपको? अपनी तरफ। इज इट क्लियर? तो इस वक्त क्या हो जाएगा आपका? आपका कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ पर पूरे की जगह कैपिटल के भी यूज कर सकता हूँ, करूंगा आगे। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ डायरेक्शन लिखूंगा, फोर्स की डायरेक्शन किधर है? 1 से 2 की तरफ है, 1 से 2 की तरफ है। अभी यहाँ पर ध्यान से देखें, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। अगर मुझे क्या लिखना है? फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तो आगे तो वही कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ क्या आएगा? आर की बात करें, किस पे निकालना है? सेकंड पर। सेकंड पर किसके कारण? सेकंड पर किसके कारण? फर्स्ट के कारण। तो फर्स्ट क्या करेगा? उसको खींचेगा, फर्स्ट अपनी तरफ इधर खींचेगा। इज इट क्लियर? तो अब इस तरफ खींच रहा है, मतलब किधर हो गया? 2 से 1 की तरफ हो गया। अब यहीं पे यही क्वेश्चन में ध्यान से देखें, मैं दोनों चार्ज को अगर प्लस का ले लूं तो क्या हो जाएगा? Q1 ये भी प्लस का है, ये Q2 ये भी क्या है आपका? प्लस का। अब क्या हो रहा था? ये अब एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अभी क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे। ये क्या कर रहा था? इसको इधर खींच रहा था। ये किसको खींच रहा था? इधर खींच रहे थे, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब मुझे क्या निकालना है? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। अब सेकंड क्या करेगा? इस पर फोर्स इस तरफ लगाएगा। क्या करेगा? आपको इस तरफ लगाएगा। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, वो किधर होगा? 2 से 1 की तरफ, मतलब आगे का कांस्टेंट तो वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ लिखाएगा R21 कैप। मैं आपको बता दूं, आप 12th में आगे बताना तो नहीं चाहिए, ये यूनिट वेक्टर है जो केवल डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं हम लोग। अब इसी प्रकार यहाँ क्या होगा? F21 मतलब फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो फर्स्ट इसको क्या करेगा? भगाएगा, दूर भगाएगा, रिपेल करेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा। मतलब किस दिशा में लगेगा? 1 से 2 की तरफ लगेगा, 1 से 2 की तरफ की। भैया उधर जाओ। तो क्या होने वाला है फोर्स की वैल्यू? वही कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R12 कैप। तो दिस इज द वे टू राइट द फोर्स इन वेक्टर फॉर्मेट। और यहाँ तो केवल दो चार्ज थे तो हमारे लिए इजी था। जब हमारे पास 3 चार्जेस होंगे या ज्यादा होंगे तो हमको फिर नेट फोर्स निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। तो चलते हैं, हम समझते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझने का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक चार्ज है उस पे अड़ोस पड़ोस में, नियर बाय इट, ठीक है, 3 चार्ज हैं, तो जो Q1 है उसके पास में Q2 है, Q3 है, Q4 है। तो Q1 पे Q2 भी फोर्स लगा रहा है, Q3 भी फोर्स लगा रहा है, Q4 भी फोर्स लगा रहा है। तो नेट फोर्स विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। अगर किसी चार्ज पे नेट फोर्स पता करना, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, then it will be the vector sum of all the forces applied on it.
जो भी उस पे फोर्सेस लग रहे हैं बाय अदर चार्जेस। देखते हैं अपन एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वैसे तो ये न्यूमेरिकलों से ज्यादा क्लियर होंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और ये, पर मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं न्यूमेरिकल्स अभी इनिशिएट नहीं करूंगा। मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ एक Q2 है, यहाँ एक Q3 है और मेरे पास यहाँ एक Q4 है। अब Q2 जो है Q1 पर वो इस दिशा में फोर्स लगा रहा है। ओके, इस फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड है ये। ओके, अब ये जो फोर्स है फर्स्ट पे वो इस दिशा में लग रहा है, कौन, Q3 इस तरफ लगा रहा है, तो ये जो फोर्स है वो फर्स्ट पे ड्यू टू थर्ड है, और ये जो Q4 है वो इस तरफ लगा रहा है, तो दिस फोर्स इज व्हाट, F1 ड्यू टू फोर्स। ओके, अब ये जो तीनों फोर्स हैं, तीनों फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ लिया है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के जो एडिशन के कॉन्सेप्ट है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ही लेकर फॉलो किया जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि इस पर जो नेट फोर्स होगा वो वेक्टर सम होगा किनका, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का वेक्टर सम कर लिया जाए तो आपको क्या पता चल जाएगा, नेट फोर्स पता चलेगा। इज इट क्लियर? to find out the net force on any charge, what will be the net force on any charge? It will be the vector sum of all the forces acting on it. इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आया, और सुन मैं भी जल्दी ही आपको एक आदि न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा जिससे आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और अच्छे से समझ में आए। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तीन टर्म्स हैं छोटे छोटे से, एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। समझाता हूं, एक रॉड है, उस रॉड की लेंथ L है। ओके, कुछ मैं कंसीडर कर लेता हूं, मान लेता हूं 10 मीटर है। इसके ऊपर हमने चार्ज दिया, इसके ऊपर चार्ज हमने 50 कूलाम दिया। कितना दिया, 50 कूलाम चार्ज दे दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि पर मीटर आपने कितना दिया, उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना। लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना मतलब पर मीटर हाउ मच चार्ज इज देयर। तो कैसे निकालेंगे आप निकालेंगे टोटल चार्ज Q को टोटल लेंथ से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ टोटल चार्ज कितना है आपका 50 कूलाम, टोटल लेंथ कितनी है 10 मीटर, तो अब आपको पता चल चुका है कि पर मीटर 5 कूलाम आप क्या कर चुके हो, डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। कूलाम पर मीटर इसकी ऐसा यूनिट होगी, क्या यूनिट होगी, कूलाम पर मीटर। सो नाउ हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, कैसी क्वांटिटी आपकी अभी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर। क्या होगी, कूलाम पर मीटर। कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स में हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई होती है। क्या दी हुई होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई होती है। और टोटल चार्ज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प से टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। लेमडा डीएल मतलब विथ रेस्पेक्ट टू होल लेंथ ऑफ द कंडक्टर हम इंटीग्रेट कर दे, या जो हमको लिमिट दी हुई है उस लिमिट के अंतर्गत इंटीग्रेट कर दे, तो दिए गए लेंथ पे कितना चार्ज होगा हम उसको पता कर सकते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट्स ओवर। अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, हम उस पर भी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, रफ करें इसे। अगला आपका आ रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? नाम से ही क्लियर है यार भैया, लीनियर मतलब लंबा है, सरफेस मतलब एरिया। तो अभी हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी समझना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं।
सिग्मा, ये न नल का आधा दिखता है, सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए एक कोई मेटेलिक शीट है, ओके, इस शीट का एरिया आपके पास 4 मीटर स्क्वायर है और इस पर आपने चार्ज दे दिया 20 कूलाम। कितना दे दिया आपने, 20 कूलाम चार्ज दे दिया। तो कोई पूछे आपसे कि इस पे पर मीटर कितना है, पर मीटर स्क्वायर कितना है, आपने 4 मीटर स्क्वायर पे 4 मीटर स्क्वायर के टोटल एरिया पर आपने चार्ज दे दिया 10 कूलाम का। तो इसके पर मीटर पर कितना है, पर मीटर स्क्वायर पे कितना है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना मतलब टोटल चार्ज 20 कूलाम डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 4 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब हो गया आपने 5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर आपने चार्ज इसको दिया है। दिस इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दें, अगर हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है तो हम दिए गए एरिया पे चार्ज पता कर सकते हैं। तो चार्ज पता करने का तरीका वही है, चार्ज पता करने का तरीका वही रहेगा, इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन कर दें। कौन सा इंटीग्रेशन करना चाहिए, सरफेस इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो हम यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे दिए गए चार्ज का, सिग्मा डीए लिख दो आप यहाँ पर। इस फॉर्मूले से हम टोटल चार्ज पता कर सकते हैं दिए गए एरिया पे। आपको क्या था, आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल एक केले की कीमत पता है, एक केले की कीमत पता है, तो आपको अगर मैं 10 का पूछूं, 15 केले की कीमत पूछूं कि 20 केले की कीमत पूछूं, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम वे में यहाँ पर भी यही किया हुआ है कि आपको ये जो है सिग्मा, ये क्या है, चार्ज ऑन यूनिट एरिया। अब आपको जितने बड़े एरिया की लिमिट दी जाए उस एरिया पर आप टोटल चार्ज पता कर सकते हो। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, रो से। ये होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज की यूनिट क्या है आपकी, कूलाम, और वॉल्यूम की क्या है, मीटर क्यूब। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो चुका है, यूनिट क्या हो चुकी है, सॉरी, कूलाम पर मीटर क्यूब। मैं आपको समझाता हूँ। एक मेटेलिक स्फीयर है, अब मेटेलिक स्फीयर के बजाय नॉन मेटेलिक स्फीयर मानेंगे हम यहाँ पर, क्या लेंगे, क्योंकि मेटेलिक स्फीयर पे टोटल चार्ज सरफेस पे आ जाता है। हम तो ये नॉन मेटेलिक स्फीयर है, कोई मटेरियल है, ये कोई स्फीयर है किसी नॉन मेटेलिक मटेरियल का, इस पे चार्ज क्यू दिया तो ये चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या है। अगर अगर हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो पता है तो हम दिए गए वॉल्यूम पे चार्ज पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, Q इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डीवी। और कौन सा इंटीग्रेशन करना, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। कई बार वॉल्यूम इंटीग्रेशन को ऐसे 3 इंटीग्रेशन के साइन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज ऑन द गिवन वॉल्यूम इफ यू नो द वैल्यू ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। आप इतना कुछ तैयार करेंगे, इतना कुछ तैयार कर लेंगे तो आपका लगभग लगभग फर्स्ट यूनिट का कुछ कुछ पोर्शन तैयार हो जाएगा। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसमें हमको समझना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये इस चैप्टर का लगभग लगभग आखिरी टॉपिक की ओर जा रहा हूं मैं शायद। देखें यहाँ पर आपके पास जो है वो फोर्स, आपने दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम में कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी प्रकार जब दो चार्जेस मीडियम में रखे हों तो फोर्स कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर इन वैक्यूम with respect to force between two charges when there is a medium between that charges. So what will be the ratio? This factor will be cancelled with this factor, 4 pi will be cancelled with 4 pi. So it will be epsilon upon epsilon naught. What is epsilon? Relate permittivity of medium, permittivity of given medium.
एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. सो ये जो आएगा इसको हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. कोई आपसे पूछता है व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, तो आप क्या कहोगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द गिवन मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन देना चाहें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक और डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ force between two charges when they are placed in vacuum with respect to the force between same charges with same distance when they are placed in medium. So now these two definitions will help you. And what is epsilon r? Epsilon r is known as relative permittivity of the medium. Same, it is a dielectric constant, but इसको हम relative permittivity of the medium भी कहते हैं. और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगले वीडियो में आपको वो भी समझाऊंगा और उससे एक दो न्यूमेरिकल भी करवाता हूँ थोड़ी देर में. ओके, सो वेट फॉर द सेकंड वीडियो.